नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के 11th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। जैकलीन फर्नांडिस को आपने पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में देखा होगा। न्यूज़ की सुर्खियों में है जैकलीन, क्योंकि ईडी ने जैकलीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब वो चार्जशीट कोर्ट के अंदर जाएगी और कोर्ट अगर उस चार्जशीट को मंजूरी दे देता है, उसको सही मान लेता है, फिर जैकलीन की गिरफ्तारी होगी। और अगर कोर्ट को कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं मिलता है, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, तो जैकलीन की कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि जैकलीन की गिरफ्तारी के बाद जैकलीन के पास बेल का राइट रहेगा, वो जमानत के ऊपर बाहर आ सकती है। खैर, ये तो थी अब की ताज़ा अपडेट, लेकिन इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, वो शुरुआत की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कहानी का जो मेन किरदार है वो है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर आज के दिन का भारत का सबसे बड़ा ठग कह सकते हैं आप सुकेश को। हजारों करोड़ों रुपए लोगों से ठगे। बेंगलोर का रहने वाला है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, दिमाग काफ़ी तेज था, लेकिन और वो पढ़ाई के अंदर दिमाग तेज नहीं था, दूसरे कामों में तेज दिमाग था। सुकेश के शुरू से ही, बचपन से ही बहुत महंगे महंगे शौक रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए उसको, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, घर के अंदर दुनिया की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। सुकेश को अब अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और वो पैसा भी सुकेश को हाथों हाथ चाहिए था। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था सुकेश को। अब अगर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो इसके लिए वो गलत कदम उठाने लग गया। उसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया, लोगों के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सुकेश ने एक को ठगा, दो को ठगा, ना जाने कितने सारे लोगों को सुकेश ने ठगा है। अब उनमें से जिनको भी ठगा, उनमें से पता नहीं कितनों ने तो किसी को बताया भी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को बता देंगे तो बाद में बेइज्जती होगी पहली बात तो, और बाद में अगर पैसे मिल भी गए तो वापस फिर पैसों का पूरा हिसाब देना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। तो ब्लैक मनी का भी आपको कुछ आइडिया रहता है। तो बहुत सारी इसकी ठगियाँ तो नीचे दब कर रह गई। अब इनमें से ही एक ठगी की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और इस ठगी को सुकेश ने तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे अंजाम दिया। तारीख थी 15 जून 2020। दिल्ली की स्पेशल सेल को एक सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर मिलता है, और वो सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर था यूके बेस्ड, लंदन का वो मोबाइल नंबर था। अब उस मोबाइल नंबर की थोड़ी जांच पड़ताल की तो पता चला उस यूके के नंबर के साथ एक इंडियन नंबर भी कनेक्टेड है। अब उस इंडियन नंबर को ट्रेस किया कि भाई ये कहाँ पर एक्टिव है, तो उनको पता चला कि ये नंबर दिल्ली के अंदर एक्टिव है। और बाद में थोड़ा और डीप के अंदर गए तो दिल्ली में रोहिणी इलाके में ये नंबर एक्टिव है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, पुलिस अपनी ये तहकीकात कर ही रही थी उस नंबर को लेकर। इतने में 15 जून 2020 को ही पुलिस के पास अदिति सिंह नाम की एक औरत आती है, और वो पुलिस को कहती है कि किसी ने मेरे 200 करोड़ रुपए ठग लिए। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी मेरे साथ, 200 करोड़। पुलिस के भी एक बार अचानक से समझ में नहीं आया कि कैसे कोई 200 करोड़ रुपए ऐसे ठग सकता है, वो भी फ़ोन पर। अदिति ने ऐसा भी बताया कि वो फ़ोन पर बातें करता था, और वो मुझे कहता था कि इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, मैं उसे पैसे देती रहती थी। अब पुलिस के कुछ समझ में नहीं आया, तो पुलिस ने सबसे पहले वो अदिति से नंबर मांगा जिस नंबर से अदिति के पास फ़ोन आता था पैसे लेने के लिए। तो वो नंबर और जिस नंबर की पुलिस जांच कर रही थी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो दोनों नंबर सेम थे। अब उस नंबर के ऊपर जो पहले सस्पेक्टेड था, अब वो एकदम से श्योर हो चुका है कि उस नंबर के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो दिल्ली के स्पेशल सेल की टीम ने उस नंबर की और जांच पड़ताल की, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी मदद ली। और थोड़ी देर बाद में पता चला कि एयरटेल की वो सिम थी। तो सर्विस प्रोवाइडर से टावर के जरिए ज़ीरो इन करते करते वो लास्ट लोकेशन मिली तिहाड़ जेल की। तिहाड़ जेल के अंदर तो वैसे फ़ोन भी अलाउड नहीं है, वहाँ पर जैमर्स भी लगे हुए हैं, और कैदियों के पास तो फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन ये सभी कहने की बातें हैं, सब कुछ वहाँ पर चलता है, पैसे फेंको तमाशा देखो वाली बात है। अब दिल्ली की स्पेशल पुलिस की टीम को ये तो पता चल चुका था कि जो ये नंबर है और जो भी पैसे ठगे गए हैं अदिति सिंह से, वो कोई बंदा है जो तिहाड़ जेल के अंदर बैठ कर ये सब कुछ कर रहा है। अब पुलिस वापस पहुंची अदिति के पास, और अदिति से पूरी कहानी सुनी शुरू से कि आपसे कैसे 200 करोड़ किसी ने ऐसे ठग लिए। तो जो कहानी है पूरी वो इसी कंप्लेन के अंदर ही है। अदिति सिंह
शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी है और शिवेंद्र मोहन सिंह एक रैनबैक्सी लेबोरेटरीज है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस के जितने भी अस्पताल देखते हैं, रेलीगेयर एंटरप्राइजेस, इन 3 बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमोटर रह चुके हैं। और 2019 के अंदर 2019 के अंदर शिवेंद्र की गिरफ्तारी हुई थी पैसों की धोखाधड़ी के चक्कर में, चीटिंग के चक्कर में, और 17 अक्टूबर 2019 को कोर्ट ने ऑर्डर दिया और शिवेंद्र मोहन सिंह को जेल हो गई और बाद में उनको तिहाड़ जेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया और तब से लेकर अब तक वो तिहाड़ जेल के अंदर ही थे। इकोनॉमिक ऑफेंस का आरोप था, पैसों की धोखाधड़ी का आरोप था शिवेंद्र मोहन सिंह के ऊपर। अब जब वो जेल के अंदर पहुंचे तो उनकी पत्नी, जाहिर सी बात है, बेल के लिए दर बदर भटक रही थी। कई बार अदिति सिंह ने बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार कोर्ट बेल को रिजेक्ट कर देता। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी अदिति को कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। शिवेंद्र मोहन सिंह को बाहर निकालने का कोई भी रास्ता नहीं बन रहा था। अब ये सब कुछ अदिति सिंह कर ही रही थी कि अब ये सब कुछ करते करते 1 साल बीत जाता है। 2019 की ये बातें थी और 2020 आ जाता है। 1 साल हो गया जेल में शिवेंद्र को। अब 1 साल बाद अदिति सिंह के पास एक फ़ोन आता है। अब कॉल करने वाला अननोन था, अदिति उसको जानती नहीं थी, लेकिन जो कॉलर था उसने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्रालय से बात कर रहा है और कानून मंत्रालय में ही वो काम करता है। उसने कहा, जो कॉलर था उसने कहा कि मुझे पता है आपके, जो कॉलर था उसने अदिति सिंह को कहा कि मुझे पता है आपकी पति की गिरफ्तारी के बारे में और आपको काफ़ी दिन हो गए बेल के लिए अप्लाई करते हुए, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो आप कहाँ पर इन बेलों के चक्कर में घूम रही हैं? अब आप कुछ भी मत कीजिए, हम आपके पति को जेल से बाहर निकालेंगे, बस आप वो करते रहिए जो हम आपको कहते हैं। अब ये बात थी 2020 की, तो 2020 में कोरोना का भी वक्त आपको चल रहा था, सबको पता होगा कोरोना के बारे में। तो उन्होंने कहा कि, तो जो कॉलर था उसने कहा कि अब सरकार एक कम्युनिटी बनाना चाहती है कुछ ऐसे लोगों की जो कोरोना काल में पब्लिक की, जनता की मदद कर सकें। कोरोना काल से जितना भी डैमेज हुआ है, जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको थोड़ी मदद दी जाए, इसलिए गवर्नमेंट एक ये कमेटी बना रही है और उस कमेटी के अंदर शिवेंद्र मोहन सिंह का भी नाम है। अब शिवेंद्र मोहन सिंह को छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, अरबपति आदमी था, 3 कंपनियों का प्रमोटर रह चुका, सरकार के अंदर भी जान पहचान, और फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ और रैनबैक्सी लेबोरेटरी से भी जुड़ा हुआ। तो अदिति को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अदिति ने सोचा होगा कि भाई हाँ, सरकार में भी लोग जानते हैं, ज़रूरत होगी इस कोरोना काल के टाइम में। तो अदिति सिंह ने जितनी भी बातें उस अननोन कॉलर ने कही, वो सारी की सारी मान ली। और अदिति वैसे उस पर शक करने की वजह काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि अब उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि शिवेंद्र अब जेल से निकल कर बाहर आ जाएगा। बाद में जो कॉलर था उसने कहा कि अब थोड़ी देर बाद में मेरा एक जूनियर आपसे फ़ोन पर कांटेक्ट करेगा। इस जूनियर का अदिति को नाम बता दिया और बाद में फ़ोन काट दिया। अब ये लगभग दोपहर की बातें हैं और शाम को फ़ोन आता है, जिसका भी नाम उस अननोन कॉलर ने बताया था, उसका फ़ोन आता है अदिति के पास और अदिति से वो जितने भी केस की डिटेल्स थी, वो कहाँ पर केस रजिस्टर्ड है, क्या मुकदमा है, सब कुछ FIR नंबर वगैरह अदिति से ले लेता है और अदिति उसको सारे जितने भी उसके इन्फॉर्मेशन थी केस से रिलेटेड, वो सारी उसको बता देती है और फिर फ़ोन कट जाता है। अब उसके अगले दिन एक और फिर से कॉल आता है और ये कॉल आया था लैंडलाइन नंबर से। अब अदिति ने इस कॉल को सबसे पहले तो ट्रू कॉलर में डालकर चेक किया। एक बार थोड़ा सा शक हुआ अदिति को, तो अदिति ने जब चेक किया ट्रू कॉलर में डालकर, तो वहाँ पर लिखाया होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का नाम देखती अदिति को थोड़ा भरोसा हुआ। अदिति ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में जो कॉलर था उसने सबसे पहले कहा कि आप हमारा ये नंबर चेक कर लीजिए, ये होम मिनिस्ट्री का नंबर है। अदिति ने ऑलरेडी चेक कर लिया था उस नंबर को। अदिति फिर से डबल एकदम से श्योर हो चुकी थी। बाद में जो कॉलर था उसने अदिति को कहा कि हम आपके पति की बेल के रिगार्डिंग, आपके पति को जेल से बाहर निकलवाने के लिए बहुत ही सीरियस हैं। गवर्नमेंट पूरी लगी हुई है आपके पति को जेल से बाहर निकालने के लिए, और ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये स्पीकर पर हैं, और जो अपने होम मिनिस्टर हैं अमित शाह,
वो भी आपकी सारी बातें सुन रहे हैं और गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है। और थोड़ी बहुत बातचीत होती है, अदिति को थोड़ा और भरोसा दिलाया जाता है, फ़ोन काट दिया जाता है। फिर अगले दिन नंबर आता है, ये वाला नंबर भी लैंडलाइन नंबर था और ये वाला फ़ोन आया था पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और जब फिर से अदिति ने ट्रू कॉलर पर चेक किया तो ये था मिस्टर पीके मिश्रा का नंबर। मिस्टर पीके मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। काफ़ी बड़ी बात है ये। तो अदिति से बात की बाद में मिस्टर पीके मिश्रा ने, मिस्टर पीके मिश्रा बनकर किसी और ने। अब शक की यहाँ पर कोई गुंजाइश बची नहीं थी। पहले होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आ गया, बाद में पीएमओ से फ़ोन आ गया और जिसने भी बात की अदिति से, उसने कहा कि हम आपके पति की बेल के रिगार्डिंग बहुत सीरियस हैं और सरकार को सच में मिस्टर शिवेंद्र मोहन सिंह की बहुत ज़रूरत भी है। तो अदिति को यहाँ से 3-4 बार श्योरिटी दिलाने के बाद में, 3-4 बार अलग अलग बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेस से फ़ोन करने के बाद में, अब लास्ट तो नहीं कह सकते एकदम से, उसके अगले दिन एक बार फिर से फ़ोन आता है। फ़ोन पर जो भी बंदा था जिसने भी अदिति से बात की, उसने अदिति से कहा कि अब जो आपकी पति की बेल है उसका तो हम कर रहे हैं, सरकार पूरी लगी हुई है उस बेल के पीछे, आपकी ज़रूर बेल करा देंगे, लेकिन आप किसी से भी ये कहना मत कि सरकार आपकी पति की बेल कराने में लगी हुई है। अगर आप पुलिस को कह दोगे और अगर ये बात गलती से मीडिया में आ गई तो सरकार की काफ़ी बदनामी होगी। तो इस बात को अपने तक ही सीमित रखना और किसी को मत कहना। इसके अलावा अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उस कॉलर ने कहा, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो पार्टी को थोड़े फंड्स की ज़रूरत है, तो आप एक काम कीजिए, या तो हांगकांग या फिर दुबई वाले अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब अदिति बिल्कुल भी मना नहीं किया, अदिति ने बिल्कुल भी सोचा नहीं 20 करोड़ देने के लिए। अदिति ने अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की मदद से जो भी हांगकांग वाला बैंक अकाउंट था उसके अंदर जल्दी से जल्दी 20 करोड़ रुपए डलवा दिए। अब ये 20 करोड़ की पहली किस्त अदिति दे चुकी थी। अब ये तो शुरुआत थी, गाड़ी बहुत लंबी चलने वाली थी। बाद में अदिति को पूरा भरोसा था, वेस्ट बंगाल के चुनाव आ रहे थे। बाद में 1-2 दिन बाद में फिर से फ़ोन आता है कि भाई वेस्ट बंगाल के अंदर उस टाइम चुनाव थे, तो उसके लिए पार्टी फंड्स की ज़रूरत है। तो अदिति ने एक बार फिर से कुछ 10 करोड़ रुपए दे दिए और ऐसा करके करीब 30 बार 30 टाइम्स अदिति से पैसे मांगे गए करोड़ों के अंदर और 30 बार अदिति ने पैसे दिए और लगभग 200 करोड़ रुपए अदिति उस वक्त तक दे चुकी थी। 200 करोड़ रुपए। और ये 200 करोड़ रुपए अदिति ने उनके जितने भी एसेट्स थे, उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वो थोड़ा बहुत लोन लेकर और अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर, ऐसे सब पैसों का जुगाड़ कर कर अदिति ने सारे पैसे चुकाए थे, केवल एक उम्मीद में कि क्या पता उसका पति बाहर आ जाए। उसको काफ़ी भरोसा था। अब यहाँ तक 200 करोड़ रुपए अदिति दे चुकी थी। 200 करोड़ रुपए देने के बाद भी उसके पति की बेल की कोई भी बातचीत नहीं हो रही, उसके पति की कोई भी तारीख नहीं आई कि भाई इस तारीख को उनको बेल मिल जाएगी। जब अदिति ने ये सारी बातें उस कॉलर से पूछी जो भी अदिति से बात कर रहा था, तो उस कॉलर ने अदिति को धमकाना शुरू कर दिया कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप करते रहिए, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा करते रहिए। आपके पति से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं लाइन में, उनकी बेल का नंबर नहीं लगने देते हम। आप पैसे देते रहिए, जो भी हम आपको कह रहे हैं वैसा करते रहिए, आपकी पति की बेल हम करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये इतना कहकर उस अगले बंदे ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद में अदिति को शक हो गया इस बात पर कि भाई 200 करोड़ रुपए दे दिया, आपको छोटी मोटी रकम तो ये है नहीं। अदिति पहुंच गई पुलिस के पास में और पुलिस को ये सारी बात बताई। अब पुलिस, क्योंकि ये अब पैसों की धोखाधड़ी का मामला था, तो पुलिस ने इस केस को सौंप दिया ईओडब्ल्यू को, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंप दिया। अब सबसे पहले ईओडब्ल्यू ने अदिति से पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद में अदिति से कहा कि हमने आपकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर ली है, लेकिन अगर आपके पास फिर से उस बंदे का फ़ोन है जो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप ऐसा मत कहना कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आप उनको कहना कि हाँ, जितने भी आपको पैसे चाहिए, जहाँ पर भी आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। और लगभग 4 जगह थी जहाँ दिल्ली के अंदर ही जहाँ से वो अदिति उनको पैसे देती थी। और अदिति ने ये भी बताया कि वो एक सेडान कार लेकर आते थे, हर बार एक सेडान कार लेकर आते थे और उसमें एक शख्स और शख्स के साथ एक औरत भी आती थी। वो औरत कभी नीचे नहीं उतरती, वो जो शख्स आता था वो नीचे उतरता, पैसे लेता, वापस गाड़ी में बैठकर चला जाता। अब इत्तेफाक से जो अगले ही दिन अदिति के पास फिर से वसूली के लिए फ़ोन आता है और इस बार 10 करोड़ रुपए की मांग की। अदिति ने फ़ोन आती पैसे देने के लिए हाँ भर दी और तुरंत ईओडब्ल्यू
को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद में पुलिस ने एक प्लान बनाया कि अदिति जब पैसे लेकर जाएगी, जब उसको पैसे दे देगी, उस एरिया को पुलिस चारों तरफ से घेर कर रखेगी सिविल ड्रेस के अंदर, और जब वो गाड़ी के अंदर बैठकर चला जाएगा उसका पीछा करेंगे और उसको धर दबोच लेंगे। अब ऐसा कुछ करके अगला दिन आता है जब अदिति को पैसे देने थे। अदिति पैसे लेकर तय वक्त पर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर अदिति को पैसे उसको देने थे। बाद में उस एरिया को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था सिविल ड्रेस के अंदर। ईओडब्ल्यू के सारे ऑफिसर्स थे, पुलिसकर्मी थे। बंदा आता है सेडान कार लेकर, उसके अंदर एक औरत, और पैसे लेकर चला जाता है। अब जैसे ही वो पैसे लेकर निकलता है गाड़ी में, पुलिस उसका पीछा करती है थोड़ी दूर। पुलिस पैसे इस बात की स्पष्टी कर रही थी कि भाई कोई इसके साथ और दूसरा तो नहीं है। जब पुलिस को भरोसा हो गया कि ये अकेला ही है, तब पुलिस ने पीछे से सायरन बजाया। पुलिस की गाड़ी पीछे थी उस सेडान कार के। अब जैसे ही उस सेडान कार में बैठे शख्स ने सायरन की आवाज़ सुनी, उसको पता चल गया कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। उसने गाड़ी को तेज़ दौड़ाया, लेकिन अब पुलिस ने पहले से ही चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी थी। तो नवाजुद्दीन पुलिस स्टेशन तक आकर वो गाड़ी पकड़ी गई। चारों तरफ से पुलिस वालों ने उसको घेर लिया था। उसको पकड़ने के बाद में सबसे पहले तो जितने भी पैसे थे उनको वापस बरामद किया। उस शख्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उससे पूरी पूछताछ हुई और उसने धीरे धीरे सारी कड़ियाँ खोलनी शुरू की। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये पैसे कौन देता है, कहाँ पर जाते हैं। मुझे मेरा बड़ा भाई इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस वक्त पर तुम्हें ये यहाँ से पैसे उठाने हैं। मैं वहाँ पर जाता हूँ, पैसे उठाता हूँ और मेरे बड़े भाई को ले जाकर दे देता हूँ। मेरा बस इतना सा रोल है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस उसके बड़े भाई को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उसने कहा कि मुझे भी ऊपर से ही इंस्ट्रक्शंस आते हैं, मुझे भी कहा जाता है कि आपको इतने इतने पैसे लेने और मैं मेरे भाई को भेज देता हूँ। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें कौन देता है और ये जितने भी पैसे हैं ये कहाँ पर जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कौन तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता है। तो उसने बताया इन सभी चीज़ों के जवाब आपको सुकेश चंद्रशेखर देगा। अब यहाँ पर इस केस में सुकेश का नाम सबसे पहली बार सामने आया। अब सुकेश को पकड़ने की पुलिस को कोई भी ज़रूरत नहीं थी। सुकेश क्योंकि पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल के अंदर ही बैठा था। पुलिस को भी थोड़ा शौक हुआ कि कैसे ये तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी वसूली कर सकता है, 200 करोड़ की ठगी कर सकता है। खैर, पुलिस ने कोर्ट से इजाज़त ली और तिहाड़ जेल पहुंच गई। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में जब पुलिस तिहाड़ जेल पहुंची सुकेश चंद्रशेखर के बैरक में, तब पुलिस थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उस बैरक की क्षमता थी करीबन 40 कैदियों को रखने की। 40 लोगों को हम उस बैरक में रख सकते थे, लेकिन 40 की बजाय उस पूरे बैरक में केवल एक सुकेश रहता था। उस बैरक में सुकेश के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। दूसरा, उस बैरक के अंदर, पूरे तिहाड़ जेल के अंदर ही हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उस बैरक के अंदर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, या तो वो कैमरों का मुंह ऊपर की तरफ है या फिर उनको टॉवल से, पर्दे से, प्लास्टिक की बोतल से कवर कर दिया है ताकि उन कैमरों के अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। सुकेश क्या कर रहा है वो दिखाई ना दे, सुकेश बैठकर अपना सारा काम कर सके। जो सीसीटीवी ऑपरेटर है, बाद में उसका भी बयान आया, उसने भी कहा कि मैंने कई बार सुप्रिटेंडेंट को, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को कहा कैमरों के बारे में, सीसीटीवी के बारे में, लेकिन सब ने बात को अनसुना कर दिया। किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया और ये पिछले काफ़ी टाइम से ऐसे ही है। बाद में थोड़ी और तहकीकात हुई तो पता चला कि जो सुकेश चंद्रशेखर है वो आधे से ज़्यादा टाइम जो जेलर है उसके ऑफिस के अंदर ही बैठा रहता है। तय वक्त से ज़्यादा वो जेलर के ऑफिस के अंदर ही बैठा रहता है, क्योंकि वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी है, ठंडा पानी है, जो भी चीज़ चाहिए वो हाथों हाथ मिल जाएगी। तो तय वक्त से ज़्यादा वो जेलर के ऑफिस में बैठा रहता है। बाद में जब सुकेश के बैरक की तलाशी ली गई तो उसके बैरक से iPhone 12 मिला। iPhone 12 के साथ में एक और iPhone मिला, एक सिम मिली, और जो नंबर पुलिस ट्रेस कर रही थी, एयरटेल वाला नंबर, वो भी उसी फ़ोन के अंदर था। सुकेश ही उस नंबर को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस कई बार हैरान हुई ये सारी चीज़ें देखकर, भारत के सबसे सिक्योर्ड जेल तिहाड़ जेल का ये हाल देखकर। अब पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर से पूछताछ की तो सुकेश ने सबसे पहले ये कहा कि सब कुछ बिकता है यहाँ पर, केवल दाम लगाने वाला चाहिए। सुकेश ने सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, जेलर, गेटमैन, संतरी, सभी को, सफाई कर्मचारी तक को, सबको खरीद रखा था। हर एक को पैसे खिला रखे थे सुकेश ने। और 200 करोड़ रुपए जो ठगे हैं सुकेश ने पिछले 1 साल में, वो 200 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए तिहाड़ जेल के अंदर घूस के रूप में दे चुका सुकेश चंद्रशेखर।
और वो ऐसा इसलिए करता ताकि उसको कोई भी रोके ना, कोई भी टोके ना, जो भी खाने-पीने की जो भी सामान, जो भी कुछ भी चाहिए, वो सारा सब कुछ टाइम पर सुकेश को मिलता रहे और हर एक को वो पैसे खिलाता था। यहाँ तक कि जब भी सुकेश की कहीं कोर्ट के अंदर तारीख होती थी, तब जितने भी वहाँ पर सुकेश को ले जाने वाले थे कोर्ट में, लड़ते थे आपस में कि भई सुकेश को मैं ले जाऊँगा, क्योंकि उनको पता था कि जेल के अंदर, कोर्ट के अंदर भी वहाँ पर पैसे बटेंगे। इतना ज़्यादा पैसा वो सभी को खिला कर रखता था। बाद में एक बार थोड़ी दिनों की बेल मिली थी, वो किसी से मिलने गया था, इसी बीच वो जैकलीन से मिलने गया था, तो उसने बेल लेकर एक चार्टर प्लेन बुक किया। वो तिहाड़ जेल के नज़दीकी एयरपोर्ट पर पहुंचा, चार्टर प्लेन में बैठा और वहाँ पर जैकलीन से मिलने गया, चार्टर प्लेन लेकर। चार्टर प्लेन से ही वापस आया। बीच में उसने बहुत सारे महंगे-महंगे करोड़ों के गिफ्ट्स खरीदे और ये एक ठगी की कहानी थी जो सामने आ गई। और जब बाद में सब कुछ पता चला जेल के बारे में, तिहाड़ जेल की हालत के बारे में, तो 8 पुलिस वालों को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, जो कि तिहाड़ जेल के अंदर काम कर रहे थे, जिन्होंने सुकेश से पैसे लिए थे। बाद में थोड़ी और तहकीकात हुई तो पता चला कि जो जेल की गाड़ी थी, जो गाड़ी जेल के काम के लिए बनी थी, कैदी को इधर-उधर ले जाने के लिए बनी थी, अफसरों को इधर-उधर ले जाने के लिए बनी थी, उस जेल की सरकारी गाड़ी के अंदर कई बार ये 200 करोड़ की फिरौती, 200 करोड़ वो ये पैसे लेने जाते। जेल की गाड़ी के अंदर फिरौती के पैसे लेने जाते थे। तो इससे बुरी बदतर हालत क्या होगी? कुछ भी नहीं होगा इससे बुरा। बाद में जितने भी पैसे ठगे सुकेश ने, इन पैसों में से बहुत सारे पैसे सुकेश ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लगा दिए। जैकलीन को करोड़ों के गिफ्ट्स दे दिए और जैकलीन से कहा कि हम आपकी मूवी बनाएंगे। बाद में एक बार बीच में नोरा फतेही का नाम सामने आया था। नोरा फतेही को भी मिनी कूपर गाड़ी, महंगे करोड़ों के गिफ्ट्स दिए। बाद में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, वो भी एक काफ़ी बड़ी ठग थी, लीला शायद उनका नाम है, उनको खूब सारे पैसे दिए और अब प्लान कर रहा था पूरे भारत के अंदर एक सैलून की चेन खोलने का लिए, सब बड़ा सैलून का ब्रांड या फिर कह सकते हैं बड़ी चेन बनाने वाला था सुकेश। और ये जितने भी पैसे ठगता उनको बैंक में तो डाल नहीं सकता था, तो ये अपने गुर्गों को वो सारे पैसे देता। उन पैसों से वो ज़मीन खरीदते, फ्लैट खरीदते, सोना खरीदते, गाड़ियाँ खरीदते, ये सब कुछ खरीदते रहते। और जो सपना था सुकेश का कि भाई पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो पूरा तो हो गया, लेकिन ये सारे पैसे हैं ठगी के। और अब सुकेश चंद्रशेखर बैठा है जेल के अंदर। ये थी सुकेश चंद्रशेखर की पूरी कहानी। ये एक कहानी है, वैसे तो बहुत सारी ऐसी और भी कहानियां हैं। अब देखते हैं जैकलीन का क्या फैसला आता है। क्या कोर्ट गिरफ्तारी की इजाज़त देता है जैकलीन की या फिर नहीं देता है? हालांकि अगर कोई भी आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा गिफ्ट देता है तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। खास करके अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको ऐसे करोड़ों करोड़ों के गिफ्ट्स दे रहा है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा और उस मकसद के तौर पर ही वो आपको इतने करोड़ों के गिफ्ट दे रहा है। कभी भी अपनी हैसियत से ज़्यादा की गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, खास करके अनजान लोगों से। यही थी कहानी दोस्तों सुकेश चंद्रशेखर की। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीख मिली होगी, कुछ आपको क्राइम के बारे में, आजकल क्या क्या ठगी की कहानियाँ चल रही हैं उनके बारे में पता चला होगा। कैसी लगी आपको सुकेश चंद्रशेखर, कैसी लगी आपको कहानी, ज़रूर कमेंट्स में बताना। और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।